Hello coding stars. In this video we will discuss about input output operations in C programming language। तो किस तरीके से हम यूजर से इनपुट गेट कर सकते हैं और किस तरीके से आउटपुट जो है वो हम शो करवा सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। So in the program of any programming language we need input so that we can process the given input and extract the output। कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या हम अगर सिंपली कि हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपको कुछ भी डेटा आपको गेट करना है, जैसे आपको दो नंबर्स का एडिशन करवाना है तो सबसे पहले आपको वो दो नंबर्स इनपुट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आउटपुट प्रिडिक्ट होगा। राइट, अगर आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है तो सबसे पहले आपको इनपुट करना होगा जो भी आपको सर्च करना है, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। राइट, तो सेम एज अगर कुछ भी इन आउटपुट हमें चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इनपुट जो है वो हमें सबसे पहले एंटर करना होता है ताकि वो जो इनपुट हमें मिला है उसको प्रोसेस किया जाए और फिर जो आउटपुट है उसको निकाला जाए। यूजर कैन गिव इनपुट इन टू वेज। यूजर दो तरीके से इनपुट कर सकता है। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जैसे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से इनपुट कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें जब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस टाइम पे हम जो अगर हमें कुछ इनपुट करना है या फिर आउटपुट हमें देखना है तो हम क्या करते थे कि हम कमांड्स लिखते थे। तो वो हम मेनली जैसे कि आज के टाइम पे भी हम सीएमडी यूज करते हैं, ठीक है। तो उन सीएमडी पे हम कुछ कमांड लिखते थे, उसके बाद हम इनपुट कर पाते थे और फिर अगर आउटपुट भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी कोई दूसरी कमांड लिखते थे। और दूसरा तरीका क्या है कि सेकंड विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, कि हम क्या करें कि कुछ फंक्शंस को हम यूज कर लें। फंक्शन से क्या मतलब है यहाँ पे, तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें प्रोवाइडेड हैं जिनकी हेल्प से उनको यूज करके हम यूजर से इनपुट भी गेट कर सकते हैं और आउटपुट भी हम शो करवा सकते हैं। तो पहले जब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी तो हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करते थे। आज हम क्या यूज करते हैं, फंक्शंस हम यूज करते हैं। इट इज बिट डिफिकल्ट टू टेक इनपुट थ्रू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू हैंडल देम। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से इनपुट करना बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था और उनको हैंडल करना भी। हम आज के टाइम पे क्या यूज करते हैं, फंक्शंस, जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें पहले से वो प्रोवाइड करवाए हुए हैं। Inputs can easily inserted into a variable through function, और functions की हेल्प से हम वेरिएबल्स में इजीली से जो डेटा है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। जैसे वेरिएबल्स हमने पढ़े थे कि अगर हमें रैम में कोई भी डेटा स्टोर करवाना है तो वो हम किसकी हेल्प से करवाते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल में अगर मैं लिख रही हूँ int a इक्वल्स टू 75, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसमें क्या स्टोर होगा, 75। बट हम हमेशा तो अपनी तरफ से जो इनपुट है वो हम नहीं दे सकते। अगर मुझे दो नंबर्स का एडिशन करवाना है, अगर मुझे कोई ऐसा कोड बनाना है, ऐसा प्रोग्राम मुझे बनाना है, तो सपोज ए और बी दो नाम के वेरिएबल का मुझे एडिशन करवाना है, तो मैंने ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू 10 कर दी, बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू 20 कर दी। तो हमेशा ये जो वैल्यूज है वो 10 और 20 हमेशा फिक्स रहेंगी। हमेशा जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा इसका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो हमेशा 30 होगा, ए प्लस बी का रिजल्ट। बट हम क्या चाह रहे हैं कि यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो यूजर को दो नंबर्स का एडिशन करवाना है वो सबसे पहले इनपुट कर दे और फिर उसको आउटपुट जो है वो मिल जाए, यानी कि एडिशन मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस, उनकी हेल्प से हम डायरेक्ट जो वेरिएबल्स हैं उनमें हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं और फिर यहाँ पे हम सिंपली यूज कर सकते हैं। तो हर बार हमारा जो डेटा है वो यूजर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा और यूजर को जो भी आउटपुट चाहिए वो उसको मिल जाएगा। राइट, तो मेनली हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, फॉर्मेटेड फंक्शंस एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। फॉर्मेटेड फंक्शंस वो होते हैं जिनमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे कि हमारे पास हो गया %d, %c, %f, ये सब हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस वो होते हैं जिनमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज नहीं करते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शंस में मेनली हमारे पास होते हैं प्रिंटफ फंक्शन एंड स्कैनफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम जो है आउटपुट हम शो करवाते हैं और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम इनपुट गेट करते हैं। और अनफॉर्मेटेड की बात करें तो इनमें कुछ आ जाते हैं हमारे पास जिनमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज नहीं करते हैं, जैसे गेट ch, गेट che, ये सब हमारे पास आ जाते हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले फॉर्मेटेड फंक्शंस को। Formatted functions basically present or accept available data in the specific format
विच फॉर्मेट स्पेसिफायर यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्पेसिफिक फॉर्मेट में ये जो जो भी यूजर या फिर हम जिस भी फॉर्मेट में यूजर से इनपुट हम गेट करना चाह रहे हैं या आउटपुट हम शो करवाना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करके। इसीलिए इस फंक्शन को क्या नाम दिया गया है, फॉर्मेटेड फंक्शन, जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं। इन दीज फंक्शंस थ्रू scanf and printf the programmer can take input according to his need and can display the output। तो जो प्रोग्रामिंग है वो scanf फंक्शन की हेल्प से कोई भी डेटा इनपुट कर सकता है और printf फंक्शन की हेल्प से कोई भी डेटा है उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा सकता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड इन फॉर्मेटेड फंक्शंस। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को हम यूज करते हैं कहाँ पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में, यानी कि scanf एंड printf फंक्शंस में। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फॉर्मेटेड फंक्शंस, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फॉर्मेटेड फंक्शंस। अनफॉर्मेटेड की बात करें तो अनफॉर्मेटेड फंक्शंस आर नॉट एबल टू कंट्रोल द डेटा फॉर्मेट, दे डू नॉट यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, बिकॉज इनमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज नहीं करते हैं, इनमें हम सिर्फ वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं बट फॉर्मेटेड मैनर में हम प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम printf फंक्शन को देख लेते हैं। printf फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन stdio.h फाइल। हमारे पास printf फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसका जो कोड लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है, stdio.h फाइल में। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं VS कोड पे और यहाँ हम देखें तो सबसे पहले हम चले जाते हैं test.c नाम की फाइल पे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है, stdio.h। ये हमारे पास एक हेडर फाइल है जिसमें पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे कि scanf और printf जो फंक्शंस हैं उनकी जो हमारे पास डिक्लेरेशन है वो कहाँ लिखा हुआ है, stdio.h हेडर फाइल्स में। जब हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तो और ज्यादा चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी कि फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो मेनली जो printf फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप जो है वो stdio.h हेडर फाइल में लिखा हुआ है। ओके, प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन सेम होता है, ठीक है। तो printf sends data to the screen, जो printf फंक्शन है वो क्या करता है कि आउटपुट स्क्रीन पे डेटा जो है वो सेंड करता है। तो जो भी कुछ हम printf स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखते हैं डबल कोट्स में वो एज इट इज कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। ओके, printf function take a string as argument and different variables whose values are printed on the screen in formatted manner। तो printf function जो है वो सबसे पहले एक argument के लिए एक string लेता है। जैसे यहाँ बात करें तो ये हमारे पास argument ही है, सबसे फर्स्ट argument ये वाला क्या है, हमारे पास एक string है और फिर कोमा के बाद कोई और भी हम लोग मल्टीपल जो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं मल्टीपल हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम गेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आते हैं हम वापस। तो इसका अगर सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर होता है, फिर ऐसा कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा जाता है। प्रिंटफ फंक्शन, ये जो फंक्शन है उसको अगर मैं लिखती हूँ इस तरीके से तो ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जब इसका डिक्लेरेशन जब किया गया, जब इसका डिक्लेरेशन कहीं पे पहले से डिक्लेयर किया गया उसको, तो वहां पे ये जो स्टेटमेंट है उसको p जो है वो हमारा स्मॉल लेटर्स में ही है। ओके, तो जब हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, बट अभी इतना याद रखें कि सिर्फ printf स्मॉल लेटर्स में ही होना चाहिए। सबसे फर्स्ट इसमें एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट होता है, फिर मल्टीपल जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमने क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर कोमा के बाद हमने एक और आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा होता है सिंटेक्स ऑफ printf फंक्शन। The printf function return an int type value that is total number of characters in the string passed to the printf function। तो इसका रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होता है, इंटीजर। तो ये क्या रिटर्न करता है कि इसने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाए हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैप्पी कोडिंग। ओके, अब अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ इसको तो ये सिंपली जो भी डबल कोट्स में हमने लिखा है ये प्रिंट करवा देगा। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं देखना चाह रही हूँ कि ये जो printf फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, तो मैं एक a नाम का वेरिएबल यहाँ पे ले लेती हूँ। ओके,
और ये जब printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये जो भी रिटर्न करेगा वो किसको रिटर्न करेगा, इस a नाम के वेरिएबल को। और फिर हम एक और printf स्टेटमेंट यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें हम क्या करवाएंगे, इस a नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। ओके, तो इसको हम करवाते हैं एग्जीक्यूट। सबसे पहले हैप्पी कोडिंग एज इट इज प्रिंट होगा, फिर हैप्पी कोडिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो a नाम के वेरिएबल को रिटर्न किए जाएंगे, और फिर ये printf स्टेटमेंट वो कैरेक्टर्स, वो नंबर जो है, जो भी इंटीजर नंबर इस printf स्टेटमेंट ने रिटर्न किया है वो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। सबसे पहले हैप्पी कोडिंग हमारा प्रिंट हुआ, टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं 12, तो 12 जो है इसने किसको रिटर्न किया, इस a नाम के वेरिएबल को, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 12। तो printf फंक्शन जो है उसका रिटर्न टाइप हमारे पास होता है इंटीजर, जो कि क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं scanf फंक्शन की। scanf फंक्शन गेट डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं वो किसके हेल्प से हम गेट कर सकते हैं, scanf फंक्शन की हेल्प से। यू मस्ट हैव अ वे टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर, आपके पास हमेशा एक तरीका होना चाहिए कि आप क्या करो कि यूजर से आप इनपुट जो है वो आप गेट कर सको। अब ये थोड़ी कि हमें a प्लस बी का एडिशन करवाना है, हम a और b नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम हमेशा फिक्स कर दें, तो जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा उसका जो आउटपुट रहेगा वो तो 30 रहेगा। तो यू कांट ऑलवेज असाइन डेटा वैल्यू यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आप हमेशा जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। ओके, तो बट हमेशा यहाँ पे अगर हम डिफाइन कर देते हैं, एक ही बार हम फिक्स कर देते हैं वैल्यूज को, तो हमेशा जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा वो तो 20 और 10 का ही एडिशन प्रिंट करवाएगा। बट अगर मुझे चाहिए 30 और 10 का एडिशन या 50 और 35 का एडिशन, हम क्यों ना कोई ऐसा कोड बना दें, कोई ऐसा प्रोग्राम हम बना दें कि यूजर से ही हम इनपुट कर लें। तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अगर हमें यूजर से कुछ भी इनपुट करना हो तो वो हम कर सकते हैं scanf फंक्शन की हेल्प से। scanf फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मेटेड फंक्शन बिकॉज इट यूजेस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो जो हमारे पास scanf फंक्शन है वो फॉर्मेटेड फंक्शन है, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है, जो कि क्या करता है, इनपुट गेट करता है। फॉर्मेटेड क्यों है, बिकॉज इसमें भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं। scanf फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन दैट कम विद द सी कंपाइलर, ये भी हमारे पास पहले से डिफाइन एक प्री डिफाइन हमारे पास फंक्शन है जिसको कहाँ डिक्लेयर किया गया है, stdio.h हेडर फाइल में। इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी हमारे पास इंटीजर होता है, फिर scanf, और फिर इसमें सबसे पहले स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट होता है और फिर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यूजर से इनपुट करना चाहें, कोई भी जो यूजर है उससे कोई भी डेटा हम गेट करना चाहें, तो एक a नाम का वेरिएबल है मेरे पास। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि इस a नाम के वेरिएबल में मैं वैल्यू स्टोर करवाना चाह रही हूँ वो मैं यूजर से इनपुट करवा लूँ। तो सबसे पहले किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की है, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज कर लिया, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस ऑफ a। तो एक सेकेंड इसको हम जो है एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमसे एक वैल्यू जो है इंटीजर टाइप की वो हमसे इनपुट करने को कहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। मैंने क्या इनपुट किया, 10। तो 10 कहाँ जाके स्टोर होगा, a नाम का जो वेरिएबल है, यहाँ पे a नाम का जो वेरिएबल है वो जहाँ पे भी मेमोरी में क्रिएट हुआ है ये उस एड्रेस पे इस वैल्यू को ले जाके स्टोर करवाएगा। यानी कि अब a नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये a नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो a नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 10। जब मैं एंटर करूंगी तो इसने क्या प्रिंट करवाया है यहाँ पे, 10। ओके, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यहाँ पे क्या यूज होता है कि जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट की है सबसे पहले उसको ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको होल्ड करेगा, और फिर उस वैल्यू को कहाँ जाके स्टोर करवाएगा, रैम में, इस एड्रेस पे जहाँ पे भी a नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ है उस एड्रेस पे। ये हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया है कि a नाम का जो वेरिएबल है जहाँ पे भी मेमोरी में क्रिएट हुआ है उस एड्रेस पे इस वैल्यू को ले जाके स्टोर करवा लो। इसके रिटर्न टाइप की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इसका रिटर्न टाइप भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक यूजर से कोई भी डेटा जो है वो इनपुट करेगा, कोई भी वैल्यू, और फिर a नाम के वेरिएबल को वो वैल्यू जो है साइन करवा देगा। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो scanf फंक्शन जो है इसने जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज किया है या जितनी भी वैल्यू इसने इनपुट की है वो ये रिटर्न करता है।
तो यहाँ पे जैसे मैं 10 मैंने इनपुट किया तो कितनी वैल्यू है मेरे पास, सिंगल वैल्यू है, कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सिंगल फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो ये 1 ए नाम के वेरिएबल को रिटर्न करेगा। अभी ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1, तो 1 जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे एक दो और वैल्यूज में यहाँ पे इनपुट कर लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं और वेरिएबल यहाँ पे ले लेती हूँ एम्परसेंट बी, और मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ एम्परसेंट सी। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले बी और ए नाम का वेरिएबल जो है, सी नाम से जो वेरिएबल्स है उनको मुझे डिक्लेयर करना होगा। तो मैंने दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, सारे एरर रिमूव हो चुके हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, डिबग करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास रहती है। सबसे पहले मैं एंटर करती हूँ 10, 20 और ओके, तीन वैल्यू मैंने यहाँ पे इनपुट की 10, 10 और 20। सबसे पहले 10 जो है वो कहाँ पे स्टोर हुआ होगा, ए नाम के वेरिएबल में। 20 कहाँ स्टोर हुआ होगा, बी नाम के वेरिएबल में। और 30 जो है वो सी नाम के वेरिएबल में। क्यों? फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो भी यूजर फर्स्ट टाइम इनपुट करेगा, यानी कि 10 इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास जाएगा, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कोमा के बाद फर्स्ट वेरिएबल को। तो ये इस वेरिएबल जो भी ए नाम का वेरिएबल जहां पे भी मेमोरी में क्रिएट हुआ है उस एड्रेस पे इस वैल्यू को ले जाके स्टोर करवाएगा। फिर यूजर ने सेकंड टाइम जो भी इनपुट किया वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को भेजा जाएगा, और फिर ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सेकंड वेरिएबल को, यानी कि बी को। तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, बी नाम के वेरिएबल में। फिर थर्ड टाइम जो भी इनपुट किया इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास जाएगा, यानी कि थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सी नाम के वेरिएबल को। तो इस एड्रेस पे 20 जो है वो जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, तो टोटल इससे कितनी वैल्यूज इनपुट की है यहाँ पे, 3। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर। तो ये 3 जो है वो इस ए नाम के वेरिएबल को रिटर्न करेगा। तो अभी ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो जब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे 3 प्रिंट करवा दिया। ओके, और अगर और ज्यादा अच्छे से समझना है तो हम इसको डिबग कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से वैल्यूज जो है वो हमारी जाके स्टोर हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर मैं कर देती हूँ, सबसे पहले F10 करते हैं, फिर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 10, फिर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 20, और फिर यहाँ पे एंटर मैं कर देती हूँ 30। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू अभी क्या है, 3, क्योंकि जब मैंने ये एंटर किया तब तो इसकी वैल्यू 10 थी, बट अभी जब इस स्टेटमेंट ने, स्कैनफ फंक्शन ने इसको क्या रिटर्न किया है, 3, बिकॉज यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, टोटल 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज ने इनपुट की है। तो अभी ए की वैल्यू 3 हो चुकी है। जो सेकंड वैल्यू हमने इनपुट की थी वो किसको मिली थी, बी नाम के वेरिएबल को, यानी कि 20, और सी नाम के वेरिएबल को थर्ड वैल्यू यानी कि 30। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रिंट करवा देगा 3। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका रिटर्न टाइप हमने देख ही लिया, और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि परसेंट जो एंड एम्परसेंट साइन है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, वो किस लिए यूज किया जाता है। While taking input, this scanf function has to store given input at some location। कि जो भी हमने इनपुट किया, सपोज 75 इनपुट किया है, तो कहीं ना कहीं वो जाके रैम में स्टोर होगा, और उसको मुझे रैम में स्टोर कहाँ करवाना है। अगर मैंने सपोज स्टोर करवा भी दिया 75, तो अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से करूंगी, वो अप्रोच है हमारे पास वेरिएबल्स की, कि इस मेमोरी लोकेशन को हम नाम दे देते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके, और फिर हम इस पे जो है वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या किया था, ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू हमने डायरेक्ट असाइन कर दी, बट अभी हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने ए बी नाम का और सी नाम का जो वेरिएबल था, क्या हमने खुद से कोई वैल्यू असाइन की, नहीं की। स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हमने यूजर से जो वैल्यूज है वो हमने इनपुट कर ली। ओके, तो 10 ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, बी नाम के वेरिएबल में 20 और सी नाम के वेरिएबल में 30। ओके, तो सिंपल इस तरीके से हम जो भी एड्रेस है, ए नाम का वेरिएबल जैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ए नाम का वेरिएबल, तो जहाँ पे भी मेमोरी में इसको स्पेस मिला है वहां जाके क्या स्टोर हो गया, यहाँ पे सबसे पहले 10 स्टोर हो गया। फिर बी नाम के वेरिएबल जो है वो जहाँ पे भी मेमोरी में क्रिएट हुआ है वहां पे 20 उसमें स्टोर करवा दिया गया। फिर जहाँ पे भी सी नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ है वहां पे 30 स्टोर करवा दिया गया। तो यही यूज होता है एम्परसेंट साइन का, कि वो उस वैल्यू को उस एड्रेस पे ले जाके स्टोर करवा देता है। इट इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोला जाता है इसको, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेस ऑफ वेर मीन्स एड्रेस ऑफ वेर, यानी कि ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, यानी कि ये इन तीनों वेरिएबल्स के एड्रेस की बात कर रहा है कि ये जो वैल्यू है उसको इस एड्रेस पे जो है वो कंज्यूम इस एड्रेस पे होल्ड करवा दो, ये जो वैल्यू है इसको इस एड्रेस पे होल्ड करवा दो। सो आई होप आप लोगों को फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन समझ आए हों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी कोडिंग।